एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन को, और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसे डेटिव बॉन्ड या डायपोलर बॉन्ड भी कहा जाता है, ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसकी फॉर्मेशन तभी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग टू एटम्स के दरमियान हो रही हो। इस इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग में सिर्फ वन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और इसके रिजल्ट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अमोनियम आयन फॉर्मेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डोनर और एक्सेप्टर अमोनियम आयन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अमोनियम आयन फॉर्मेशन में हमारे पास डोनर जो है वो अमोनिया है। अमोनिया एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। वो क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद सेंट्रल एटम हमारे पास नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, जैसे कि आप स्क्रीन पर इसका एटम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि इसके वैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस तरीके से नाइट्रोजन को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। यही वजह है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा। इन केस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। सो इस तरीके से नाइट्रोजन का आप देख सकते हैं कि जैसे ही नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसके रिजल्ट में इसका ऑक्टेट यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। अमोनिया में मौजूद हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, तो हाइड्रोजन का आप स्ट्रक्चर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर इसका जो फर्स्ट शेल है यही इसका वैलेंस शेल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी कि हाइड्रोजन को अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए फर्दर 1 मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। और जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो इसके रिजल्ट में नाइट्रोजन का ऑक्टेट जबकि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास एक स्टेबल अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। साथ ही यहाँ पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से अमोनिया मॉलिक्यूल जो है इजीली इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, क्योंकि इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये एज अ डोनर बिहेव करता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन में हमारे पास H+ आयन जो है वो एज अ एक्सेप्टर इन्वॉल्व है। वो इसलिए क्योंकि याद रखिए कि H+ आयन फॉर्मेशन तभी होती है जब हाइड्रोजन एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इसके रिजल्ट में H+ आयन फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि H+ आयन में कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद नहीं। यही वजह है कि इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में। जैसे ही अमोनिया मॉलिक्यूल में मौजूद सेंट्रल एटम नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है H+ आयन को, तो इसके रिजल्ट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ ड्रा किया जाता है। प्रोडक्ट में हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में, ये है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जिसे NH4+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स भी मौजूद हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें बताती हैं कि जो स्पीशी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, और वो हमारे पास डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के रिजल्ट में बनती है, इसे इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद स्पीशी को एडेक्ट कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन में हमारे पास वाटर एज अ डोनर जबकि H+ आयन एज अ एक्सेप्टर इन्वॉल्व है। चलिए जानते हैं कि क्यों फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल एज अ डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के तौर पर, जबकि H+ आयन हमारे पास एज अ एक्सेप्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के तौर पर क्यों इन्वॉल्व है।
वाटर जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का वैलेंस शेल कंप्लीट है। वाटर में मौजूद ऑक्सीजन एटम जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पर फर्स्ट शेल में ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जबकि अगर इसकी वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल की बात की जाए तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर मौजूद 6 इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं। इट्स मीन्स कि ऑक्सीजन एटम को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे रिक्वायर्ड है। साथ ही अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और 2 बॉन्ड्स बनाएगा तो इसके रिजल्ट में ऑक्सीजन का ऑक्टेट जबकि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, यही वजह है कि 2 हाइड्रोजन के साथ ये 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। जबकि हर हाइड्रोजन को यहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है और जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा तो बोथ हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के वैलेंस शेल कंप्लीट हो गए और साथ ही ये एक स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और हम जानते हैं कि जब कभी किसी एटम या मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इसमें ये टेंडेंसिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। यही वजह है कि हमारे पास वाटर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे डोनेट कर सकता है। याद रखिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं इन्हें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है। जबकि ऑक्सीजन के बिल्कुल ऊपर हमारे पास जो 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट किए जाते हैं यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डोनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल में मौजूद सेंट्रल एटम ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है H प्लस आयन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसके वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हमारे पास एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ ड्रा किया जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में हाइड्रोनियम आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया गया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद जो भी स्पीशी होती है इसको एडक्ट कहा जाता है। What is adduct? The species formed after the donation of electron pair from donor to acceptor is called adduct. यानी वो स्पीशी या प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद फॉर्म्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसे एडक्ट कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ एडक्ट हैं हमारे पास अमोनियम ऑयल एंड हाइड्रोनियम ऑयल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसे डेटिव बॉन्ड या डाइपोलर बॉन्ड भी कहा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल एरो से जो कि पॉइंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमोनियम ऑयल में हमारे पास अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी यानी डोनर है। यही वजह है कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ एरो को पॉइंट किया गया है। साथ ही अगर सेकेंड एग्जांपल की बात की जाए हाइड्रोनियम आयन की, तो हाइड्रोनियम आयन में मौजूद वाटर जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी यानी कि डोनर है। यही वजह है कि एरो को ऑक्सीजन से टूवर्ड्स हाइड्रोजन की तरफ पॉइंट किया गया है और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को।